चाचा चौधरी अनजान टापू पर। चाचा चौधरी एक हवाई जहाज लेकर आता है। दीपू, अब हम इस हवाई जहाज पर बैठकर सैर करने जाएंगे। अच्छा हो यदि आप मेरे जैसा हेलमेट लगा लें, अगर कोई दुर्घटना हो गई तो। मुझे हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं। मेरी यह 50 गज की पगड़ी ही मेरे सर की सुरक्षा करती है। चाचा चौधरी और दीपू हवाई जहाज में सवार हो जाते हैं। लो भाई दीपू, अब हम चले। वाह चाचा जी, आप तो हवाई जहाज भी बड़ी अच्छी तरह चला लेते हैं। क्या आसमान में उलटबाजी भी लगा सकते हैं? और चाचा चौधरी उलटबाजी लगाता है। ओह चाचा जी, मेरा सिर नीचे हो गया है। तभी ओह, क्या हुआ? लगता है हवाई जहाज में कोई गड़बड़ हो गई है दीपू। मुझे जहाज नीचे उतारना पड़ेगा। चाचा चौधरी हवाई जहाज को एक अनजान टापू पर उतारता है। अच्छा हुआ हम सुरक्षित धरती पर उतर आए। मैं मशीनरी देखकर जहाज को अभी ठीक कर देता हूँ। थोड़ी देर बाद। क्या कोई गलती समझ में आई चाचा जी? 2-4 पेज ढीले थे दीपू, कस दिए हैं। जहाज अब उड़ने के काबिल है। दीपू और चाचा चौधरी हवाई जहाज से नीचे उतर आते हैं। ये जगह बड़ी अच्छी लग रही है चाचा जी, जरा सैर कराएं। ठीक है, चलो। दोनों टापू पर घूमने लगते हैं, इस बात से अनजान कि कोई उन्हें देख रहा है। इस टापू पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। तभी अचानक उन्हें घेर लिया जाता है। ओह ओह, ये क्या? खबरदार, जो भी इस टापू पर आता है यहाँ से जिंदा नहीं लौटता। दोनों को एक नारियल के पेड़ के साथ बांध दिया जाता है। हम तुम्हें भून कर खा जाएंगे। बचने की कोई तरकीब सोचनी चाहिए। अचानक चाचा चौधरी हंसने लगते हैं। तुम हमें नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि आज तक तुमने कोई मच्छर भी नहीं मारा है। तुम हमें क्या मारोगे? ये सुनते ही मुखिया गुस्से से कांप जाता है। उसके हाथ से बंदूक का घोड़ा दब जाता है। खामोश! धमाके से नारियल पेड़ से टूटकर एकदम नीचे गिरते हैं। हाय बचाओ! ओह, मर गया। हाय! ओह! हाय! दीपू और चाचा चौधरी नारियलों ने सबकी खोपड़ी तोड़ दी। अपना एक हाथ छुड़ाने में मैं कामयाब हो गया हूँ। इस भाले से मैं रस्सी के बंधन काट दूंगा। चाचा चौधरी और दीपू आजाद होकर वहाँ से प्लेन की तरफ दौड़ लगा देते हैं। दीपू, भागो यहाँ से। ठहरो चाचा जी, खाने के लिए 2-4 नारियल इकट्ठे कर लूं। और फिर चाचा चौधरी और दीपू हवाई जहाज में बैठकर घर की तरफ चल देते हैं। चाचा चौधरी और बहुमूल्य नेकलेस। शहर में एक ज्वेलर्स की दुकान, छक ज्वेलर्स। सेठ जी, मुझे अपनी बीवी के लिए एक नेकलेस चाहिए, कृपया अंदर तशरीफ लाइए। सेठ उसे कई किस्म के नेकलेस दिखाता है। देखिए, एक से एक बढ़िया डिजाइन, सब खालिस सोने के हैं। वो आदमी अपने हाथ में एक नेकलेस उठाकर देखता है। मुझे इनमें से एक भी पसंद नहीं, सारे पुराने फैशन के हैं। ये बोलकर वो आदमी दुकान से निकल जाता है। कुछ देर के बाद। सेठ जी, नेकलेस दिखाइए। ये देखिए, अभी बाहर ही रखे हैं, सब खालिस सोने के हैं। वो महिला एक नेकलेस को उठाकर हाथ में देखती है। तुम इसे सोने का कहते हो? साफ पीतल नजर आ रहा है। पीतल? अरे, मैं लुट गया। चाचा चौधरी उस ज्वेलर्स की दुकान के आगे से गुजर रहे होते हैं। तभी उनके कान में एक आवाज पड़ती है। हाय, मैं लुट गया। अरे, ये कौन रो रहा है? चाचा जी, एक बड़ा चोगा पहने आदमी आया।
वो मेरा सोने का नेकलेस ले गया और उसकी जगह पीतल का रख गया। चाचा चौधरी तुरंत वहां से दौड़ लगाते हैं। आओ मेरे साथ, वो यहीं कहीं दूसरों को भी ठग रहा होगा, हम अभी नेकलेस निकलवा लेंगे। थोड़ी दूरी पर वह रहा वो चोगे वाला ठग। चुप रहो, कहीं वो हमें देखते ही भाग न जाए। चाचा चौधरी रॉकेट को इशारा करते हैं। रॉकेट, जाओ, उस चोगे वाले आदमी ने हमारा नेकलेस चुराया है, उससे वो जेवर निकलवाओ। रॉकेट दौड़ता हुआ चोगे वाले की तरफ जाता है। इधर वो चोगे वाला, मुझे ये नेकलेस पसंद नहीं, पुराने फैशन का है। बोलते बोलते अचानक वो चोगे वाला ठिठक जाता है। ओह, मेरे चोगे के अंदर क्या घुस गया? ओह ओह, चोगे के अंदर वो मुझे काटे जा रहा है। ओह, चोगा उतार कर फेंक दो। जैसे ही वो आदमी अपना चोगा उतारता है तो रॉकेट और दो हार उसके अंदर से जमीन पर गिर पड़ते हैं। सेठ जी, ये रहा आपका सोने का असली नेकलेस। अरे, वो दूसरा नेकलेस तो मेरा है। भागो! तभी साबू उस चोगे वाले को सामने से घेर लेता है। हैं? अब तुम भाग कर नहीं जा सकते। चाचा चौधरी और लंपट और चौपट। एक बार चाचा चौधरी दीपू और टिंकी पिकनिक पर गए। बच्चों, यहीं रहना, मैं पास की नदी से एक बाल्टी पानी ले आऊं। तभी उधर से लंपट और चौपट निकले। बच्चों को अकेले देखकर उन्हें शरारत सूझी। चौपट, क्यों ना इन बच्चों को डराएं, बड़ा मजा आएगा यार। हाँ ठीक है, मैं भेड़िए की आवाज बनाता हूँ, जिसे सुनकर वो समझेंगे कि सचमुच भेड़िया आ गया। बहुत अच्छे। टिंकी और दीपू। ओह, ये क्या? भेड़िए की आवाज लगती है। लगता है वो हमें अकेला देखकर खाने आ रहा है। मैं क्या करूं? मुझे तो डर लग रहा है। दोनों बच्चों को रोता देख लंपट और चौपट झाड़ियों से बाहर निकल आते हैं। ओह, डर गए? अरे भेड़िया वेड़िया कोई नहीं था, ये आवाजें तो हम लगा रहे थे। अरे, ये तो लंपट और चौपट है, मैं तुम्हें समझ लूंगा। थोड़ी देर बाद चाचा चौधरी लौट आते हैं। बच्चों, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? लंपट और चौपट ने हमें डराया था चाचा जी। वो कमबख्त बच्चों को डराने यहाँ भी आ गए। ठीक है, मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। अभी वह ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। ये लो दीपू, मैंने बेचने के लिए ये मिट्टी का चेहरा बनाया था, पर अब इसे तुम ले लो और उन दोनों को डराओ। टिंकी, तुम ये हाथी का चेहरा ले लो। दोनों बच्चे मुखौटे लेकर लंपट और चौपट के पीछे चल देते हैं। टिंकी, जल्दी आओ, वे दोनों अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। इधर लंपट और चौपट। हे, अरे भाई चौपट, तुमने भेड़िए की आवाज इतनी अच्छी निकाली कि दोनों बच्चों के होश उड़ गए। मजा आ गया। पर तभी वहां शेर की आवाज गूंज उठी। अरे, ये क्या? लगता है शेर। और झाड़ियों में लंपट और चौपट को शेर दिखाई दिया। बाप रे, मर गए। दोनों ने तुरंत वहां से दौड़ लगा दी। जान बचानी है तो सिर पर पैर रखकर भागो लंपट भाई। पर दूसरी ओर से उन्हें हाथी ने घेर लिया। ओह, किधर जाएं? इधर तो ये जंगली हाथी है। लंपट और चौपट डर के मारे पेड़ पर चढ़ जाते हैं। चाचा जी, हमें बचाओ, शेर और हाथी हमें खाना चाहते हैं। कहाँ शेर, कहाँ हाथी? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी झाड़ियों में से दोनों बच्चे बाहर निकल आते हैं।
अरे वह तो ये बच्चे हैं, अब कभी किसी बच्चे को ना डराना, समझे? लंपट और चौपट वहां से मुंह लटका कर चल देते हैं। चाचा चौधरी और अनोखा टापू। एक दिन चाचा चौधरी और साबू समुद्र तट पर। साबू, आओ आज समुद्र में नहाए। समुद्र के अंदर चाचा चौधरी और साबू तैरने लगे। वाह चाचा जी, तैरने में बड़ा मजा आ रहा है। जितनी देर चाहे नहाओ, यहाँ शहरों जैसी नल चले जाने की समस्या नहीं है साबू। कहीं दूर एक दूसरे देश में, तमंचू तुम्हें भारत में जासूसी करने जाना है। एक तेज उड़ने वाला जहाज ले जाओ और भारत के फौजी अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बंदरगाहों और रेडियो स्टेशनों के फोटो लेकर आओ। पर ख्याल रहे कहीं पकड़े ना जाना। तमंचू जासूस बड़े बड़े देशों में जासूसी करके आया है, पर पकड़ा नहीं गया चीफ। शाबाश। और तमंचू तेज रफ्तार जहाज लेकर भारत की ओर चल दिया। भारत के रडारों को चकमा देने के लिए मुझे नीचे नीचे उड़ना चाहिए, परंतु भारतीय रडार ने उसकी टोह ले ली। सावधान सावधान, एक विदेशी विमान भारतीय वायु सीमा के अंदर घुसा है। सावधान सावधान। तुरंत भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाके जहाज उसके पीछे चल दिए। ओह, 2 लड़ाकू जहाज मेरे पीछे लगे हैं। कलाबाजी खाकर इन्हें धोखा देना चाहिए। पर कलाबाजी खाने से पहले ही भारतीय विमानों के फायर से तमंचू के जहाज में आग लग जाती है। अब जान बचाने का एक ही रास्ता रह गया है, पैराशूट। तमंचू पैराशूट लेकर जहाज से कूद जाता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती, पैराशूट भी हवा में खुलता नहीं। मर गए, वो भी नहीं खुला और तमंचू हवा में से सीधा समुद्र में आके गिरता है। ओह! तमंचू समुद्र में तैरने लगता है। चलो गनीमत हुई कि पास ही में एक टापू है, वरना मैं समुद्र में डूब जाता। तमंचू तैरकर उस टापू के ऊपर खड़ा हो जाता है। तभी वो टापू पानी में से बाहर निकलता है। साबू, अरे मेरी खोपड़ी पर कौन खड़ा है? ओह! साबू तमंचू को हाथ में पकड़ लेता है। साबू, ये नामी जासूस है, इसे हमारे हवाले कर दो, हम इसे बड़े घर की हवा खिलाएंगे। जरूर इंस्पेक्टर साहब। हा, 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 हा। चाचा चौधरी जुपिटर ग्रह पर। एक बार चाचा चौधरी साबू के साथ जुपिटर ग्रह पर गए। वहां का सबसे खौफनाक आदमी डमरू सिंह। बाप रे, डमरू सिंह आ रहा है। मैं जुपिटर का सबसे ताकतवर आदमी हूँ। सारे योद्धा मुझसे मात खा चुके हैं, इसलिए मेरे आगे सब सर झुकाओ। चाचा चौधरी को छोड़कर सभी अपना सर झुका देते हैं। तो बे मच्छर, तूने सर क्यों नहीं झुकाया? अगर किसी को मात देनी हो तो उसे ताकत से नहीं, अक्ल से देनी चाहिए। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पास अक्ल है भी या नहीं? चाचा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? डमरू को चुनौती देना मौत से खेलना है। वह अपने हारने वाले विरोधियों को मौत के घाट उतार देता है। परवाह नहीं साबू। चाचा चौधरी और डमरू सिंह। मच्छर, तुमने मुझे चुनौती दी है तो मरने के लिए तैयार हो जा। मैं अपने पाँव के नीचे तुझे कुचल कर रख दूंगा। डमरू सिंह अपना विशालकाय पांव चाचा चौधरी को कुचलने के लिए बढ़ाता है। डमरू चाचा चौधरी को कुचलने लगता है कि तभी चाचा चौधरी अपने हाथ में एक कांटा उठाकर उसके पाँव में छुबो देते हैं। हाय, मर गया। उसने मेरे पाँव में कांटा चुबो दिया। डमरू सिंह को गुस्सा आ जाता है। कमबख्त,
मैं तुझे बदतमीजी का अभी मजा चखाता हूँ। इस भाले से अभी तेरे टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। ये देखकर चाचा चौधरी एक तरफ दौड़ पड़ते हैं और डमरू सिंह भी उनके पीछे दौड़ पड़ता है। साबू, तुम्हारा चाचा चौधरी भाग रहा है। नहीं, चाचा जी के हर चाल में कोई ना कोई रहस्य होता है। देखना अंत में किसकी जीत होती है। चाचा चौधरी भागते भागते रुक जाते हैं। अरे बाप रे, फंस गए। आगे तो गहरा समुद्र है। तभी डमरू सिंह भी वहाँ आ जाता है। अब बचकर कहाँ जाओगे? आखिर तुम्हारी अकल का खजाना खाली हो गया। मरने के लिए तैयार हो जाओ। 1, 2 और 3। उसी क्षण चाचा चौधरी पैंतरा बदलकर बाएं को सरक जाते हैं। डमरू का वार खाली जाता है। बड़े जोर से वेग से आता हुआ डमरू अपने भारी भरकम शरीर का संतुलन नहीं संभाल पाता है और समुद्र में गिर पड़ता है। बचाओ, मुझे समुद्र से निकालो। अब आप इसी में गोता खाइए। देखा, मैंने कहा था ना कि चाचा चौधरी की हर चाल बड़ी गहरी होती है। चाचा चौधरी और बंदरों का ग्रह। चाचा चौधरी को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए ले जाया जा रहा है। डायरेक्टर साहब, आपने इस अंतरिक्ष योजना के लिए मुझे ही क्यों चुना? तुम्हारा सवाल सही है। अंतरिक्ष में 1000 जोखिम होते हैं। वहाँ का वातावरण पृथ्वी से भिन्न होता है। कभी रॉकेट में ही कोई खराबी पैदा हो सकती है। रॉकेट यदि किसी ग्रह पर उतरता है तो वहाँ के प्राणी तुम पर हमला कर सकते हैं। इन सब मुसीबतों से निपटने के लिए हमें तुम जैसे सूझबूझ वाले आदमी की जरूरत थी। डायरेक्टर साहब एक यंत्र चाचा चौधरी के कानों पर लगाते हैं। इस यंत्र को कानों पर लगा लो। यदि तुम किसी ग्रह पर उतरते हो तो इस यंत्र से वहाँ की भाषा का अनुवाद हिंदी में होता जाएगा। चाचा चौधरी रॉकेट की ओर चल देते हैं। अच्छा डायरेक्टर साहब, अलविदा। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। रॉकेट को अंतरिक्ष की तरफ छोड़ दिया जाता है। चाचा चौधरी अंतरिक्ष में। वाह, यहाँ का दृश्य बड़ा सुहावना है। बेशुमार सितारे और ग्रह। तभी चाचा चौधरी को एक अनजाना ग्रह दिखाई देता है। यह एक बड़ा ग्रह नजर आ रहा है। यहाँ पर प्राणी जरूर होंगे। रॉकेट यहीं उतारना चाहिए। चाचा चौधरी रॉकेट को उस ग्रह पर उतार लेता है। वहाँ उस ग्रह पर चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। मेरा अनुमान ठीक निकला। यहाँ कोई ना कोई जीव अवश्य है। ये सब उनके रहने के मकान हैं। पर यहाँ की आबादी है कहाँ? तभी अचानक चुपचाप खड़े रहो वरना ढेर कर दूंगा। इसकी शक्ल हमसे नहीं मिलती। ये किसी दूसरे ग्रह से आया लगता है। इसे राजा के पास ले चलो। ग्रह का राजा। विदेशियों को हम घुसने नहीं देते। यदि यह वापस गया तो इसके जैसे और यहाँ आएंगे और हमारे ग्रह पर हमला करेंगे। इसलिए इसे ले जाकर कत्ल कर दो। मगर मैं आपका मित्र हूँ। हम कुछ सुनना नहीं चाहते। ले जाओ इसे। दोनों बंदर सैनिक चाचा चौधरी को लेकर चल देते हैं। लगता है इस ग्रह पर बंदरों का राज्य है। पर इस खोज का क्या फायदा? ये मुझे मारने जा रहे हैं। बचकर भागने के लिए एक तरकीब है। इन बंदरों की आदतें अवश्य हमारे पृथ्वी के बंदरों जैसी ही होंगी। चाचा चौधरी रुककर अपने झोले में से कुछ निकालने लगता है। तुम रुक क्यों गए? मुझे अपनी गठरी में से एक चीज निकालनी है। वह क्या? यह है डमरू। और चाचा चौधरी डमरू बजाने लगते हैं। डमरू बजते ही बंदर नाचने लगते हैं। नाच ले बंदर, नाच नाच, जोर जोर से नाच। चाचा चौधरी डमरू लगातार बजाता रहता है और बंदर नाचते रहते हैं। वाह वाह।
नाचते नाचते दोनों बंदर थक कर गिर पड़ते हैं। भागने का यही मौका है। चाचा चौधरी दौड़कर सीधा अपने रॉकेट की ओर जाते हैं। अब रॉकेट सीधा अपने घर की तरफ मोड़ना चाहिए और रॉकेट अंतरिक्ष में दौड़ने लगता है। आहा, वह रही हमारी प्यारी पृथ्वी। फिर पृथ्वी पर चाचा जी कहो यात्रा कैसी रही? कुछ मत पूछो डॉक्टर साहब, बस जान बची और लाखों पाए। चाचा चौधरी और भीखू चीखू। पब्लिक कैरियर गैंडा सिंह ड्राइवर। अरे भाई गैंडा सिंह, क्यों रो रहे हो? चाचा जी, मेरे ट्रक का टायर पंचर हो गया है। ये लकड़ी मैंने आज लखड़दीन टिम्बर मर्चेंट के यहाँ पहुँचानी थी। अगर ना पहुँचाई तो उसका भारी नुकसान होगा, मेरी मजदूरी जाएगी। फिक्र ना करो, साबू लकड़ी वहां पहुंचा देगा। भीखू और चीखू। भीखो, मैंने सड़क पर कील बिखरा दिए थे, इससे गैंडा सिंह का टायर पंचर हो गया। क्या फायदा, वो लकड़ी अब साबू पहुंचा रहा है। उसका भी इलाज है मेरे पास। सड़क पर केले के छिलके फेंक दो, साबू फिसल कर गिर जाएगा, हड्डी पसली टूट जाएगी। वाह, जल्दी आओ। और वो दोनों सड़क पर केले के छिलके फैलाने लगते हैं। लो, सारे छिलके बिखेर दिए। केले में एक खासियत है, फल से पेट भरो, छिलकों से दूसरों को गिराओ। तभी उन्हें साबू आता हुआ दिखाई देता है। वह आंखें मूंदे बेफिक्री से चला आ रहा है। अचानक साबू का पैर केले के छिलके पर पड़ा और वो फिसल गया। ओह! भीखू और चीखू लकड़ियों के ढेर के नीचे दब गए। हाय! साबू, कमबख्तो, अगर मुझे ये लकड़ी टिम्बर मर्चेंट के यहाँ ना पहुँचानी होती तो मैं तुम्हें यही दबा रहने देता, लेकिन मुझे दुकान बंद होने से पहले वहाँ पहुँचना है। इतना कहकर साबू लकड़ियां लेकर वहां से दौड़ लगा देता है। लखड़दीन टिम्बर मर्चेंट। लो, हमारी लकड़ी आ गई। इधर भीखू और चीखू अस्पताल में। चीखू, अब घर चले। क्या फायदा, अब तो हमारी बीवियां भी हमें नहीं पहचानेंगी। हैं? चाचा चौधरी और धमाका सिंह की तलवार। एक दिन धमाका सिंह और डाकू गोबर सिंह। धमाका सिंह, ये इतनी बड़ी तलवार किसके लिए तेज कर रहे हो? चाचा चौधरी और साबू के लिए। धमाका सिंह उस तलवार को कंधे पे उठाकर वहां से चल देता है। गोबर सिंह, तुम यहीं बैठो, मैं अपनी इस बड़ी तलवार से अभी चाचा चौधरी और साबू के सिर काट कर लाता हूँ। रास्ते में धमाका सिंह की हालत पतली हो जाती है। ओह, इतनी भारी तलवार उठाकर चलते चलते तो कमबख्त मेरा दम भूल गया। पता नहीं चाचा चौधरी ने अपना घर इतना दूर क्यों बनाया है। धमाका सिंह गिरते पड़ते चाचा चौधरी के घर पहुंचता है। चाचा चौधरी, साबू, ओह, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ओह! अरे धमाका, तू इतनी भारी तलवार क्यों उठाकर लाया जिससे तेरा दम टूट जाए? ताकि एक ही वार में तुम दोनों के सर कलम कर दूं। ओह! ठीक है धमाका सिंह, उठाओ तलवार, हमारे सर हाजिर हैं। धमाका सिंह तलवार को उठाता है। लो, आई, मेरी, और धमाका सिंह धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। तलवार! जाओ, इस तलवार को थोड़ा छोटा करके लाओ ताकि तुम आसानी से उठाकर वार कर सको। अब तो मुझ में इतना भी दम नहीं कि मैं वापस जा सकूं। साबू, जरा धमाके को
वापस पहुंचा दो। साबू धमाका सिंह की ओर बढ़ता है और एक जोरदार किक से उसको और उसकी तलवार को हवा में उड़ा देता है। धमाका सिंह सीधा गोबर सिंह के सामने जाकर गिरता है। आई! अरे धमाके, तू तो बैरंग लिफाफे की तरह वापस आ गया। चाचा चौधरी और रल्टन पलटन। एक दिन चाचा चौधरी साबू और रॉकेट। साबू, आओ, आज तुम्हें म्यूजियम ले चलें। म्यूजियम में क्या होता है चाचा जी? राजे महाराजों की पुरानी ऐतिहासिक चीजें वहां होती हैं। म्यूजियम पहुंचने पर यह काफी बड़ी इमारत है। हाँ, पहले ये किसी राजे का महल था। म्यूजियम के पीछे रल्टन, क्यों ना आज इस म्यूजियम में चोरी करें? परंतु पलटन, इसकी दीवार फाड़ना बड़ी मुश्किल है। पलटन अपनी जेब से एक कंगूरा निकालता है। दीवार फाड़ने में ये हमारी मदद करेगा। वह कंगूरे को दीवार की ओर उछाल देता है। देखो, मैंने रस्सी दीवार के ऊपर फेंक दी। कंगूरे का कुंडा दीवार में जाकर अटक जाता है। वो कुंडा दीवार के कंगूरे में अटक गया है। अब रस्सी को पकड़कर चले आओ। और वो दोनों रस्सी के जरिए म्यूजियम की छत पर चढ़ जाते हैं। छत पर पहुंचकर म्यूजियम के अंदर जाने की सीढ़ियां। छत से नीचे म्यूजियम में जाने के लिए ये सीढ़ियां हैं। म्यूजियम के अंदर और देखो, म्यूजियम में रखे राजे महाराजाओं के सोने के सिक्के, चांदी के बर्तन और हीरे जवाहरात। ये सारा खजाना अपना है। साथ के कमरे में डायरेक्टर साहब, मैं साबू को म्यूजियम दिखाने लाया हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए साबू। हमें इस दीवार में रोशनदान निकालना है। जरा दीवार में एक बड़ा छेद कर देना। ये सुनते ही साबू अपना मुक्का दीवार की ओर तान देता है। अभी लो। साबू का एक शक्तिशाली घूसा और दीवार में छेद हो जाता है। दीवार से निकली ईंटें दूसरी तरफ चोरी कर रहे रल्टन पलटन के सर पर गिरती है। ओह, मर गए। हाय! उनके चिल्लाने की आवाज चाचा चौधरी और साबू तक भी पहुंचती है। हाय, मर गए। साथ वाले कमरे से किसी के चीखने की आवाज आई। आओ देखें। और वो लोग साथ वाले कमरे की ओर दौड़ लगा देते हैं। साथ वाला कमरा। अरे, ये तो रल्टन पलटन नामी चोर हैं। मैं पुलिस को बुलाता हूं। चाचा चौधरी और राजकुमारी नताशा। ब्राजील देश का राजा गुलसब और उसकी बेटी राजकुमारी नताशा। बेटी, तुम बड़ी हो गई हो। मैं तुम्हारे ब्याह की सोच रहा हूँ। पापा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुनिया में अपनी मिसाल आप हो? हाँ है, भारत देश का चाचा चौधरी। उसका दिमाग संसार में अद्वितीय है। तो फिर मैं उसी से शादी करूंगी। क्योंकि मैं ऐसी चीज पसंद करती हूँ जो दुनिया में और किसी के पास ना हो। लेकिन बेटी। लेकिन कुछ नहीं पापा। नताशा जिस चीज को पसंद करती है, हासिल करके ही छोड़ती है। मैं चली भारत देश। भारत पहुंचने पर। अरे भाई, चाचा चौधरी को जानते हो? कौन नहीं जानता। वो व्यक्ति एक और इशारा करता है। वह बैठा हुआ है। राजकुमारी नताशा और चाचा चौधरी। चाचा चौधरी, मैं ब्राजील देश की राजकुमारी नताशा तुमसे शादी करने आई हूँ, क्योंकि तुम दुनिया में अपने किस्म के अद्वितीय आदमी हो। मर गए। चाचा चौधरी साबू की ओर इशारा करते हैं। देखो नताशा, दुनिया का अद्वितीय इंसान वह लंबा चौड़ा साबू है। बेहतर होगा तुम उसी से शादी करो। राजकुमारी नताशा साबू की ओर बढ़ जाती है। सचमुच इतना ताकतवर इंसान संसार भर में नहीं।
साबू, मैं राजकुमारी नताशा तुमसे शादी करने के लिए आई हूँ, क्योंकि तुम विश्व के अजीबोगरीब इंसान हो। लंबा चौड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, असली चीज है दिमाग। और दुनिया में चाचा चौधरी का ही दिमाग ऐसा है जो कंप्यूटर से भी तेज चलता है। वही जाओ। राजकुमारी नताशा वापस चाचा चौधरी के पास। नहीं नहीं, साबू ने तुम्हें गलत राय दी है। साबू ही धरती पर एक ऐसा प्राणी है जो जुपिटर से आया है, इसलिए उससे अजीबोगरीब पति कौन हो सकता है भला? चाचा चौधरी तुम्हारी गृहस्थी की सारी समस्याएं सुलझा देगा। उससे अच्छा वर और कौन हो सकता है? साबू। नहीं, चाचा चौधरी। साबू। चाचा चौधरी। उधर। उधर। साबू। चाचा चौधरी। वह। अंततः राजकुमारी नताशा परेशान हो जाती है और वहां से दौड़ लगा देती है। ओफो, मैं तो परेशान हो गई। मैं किसी के साथ शादी नहीं करती। चाचा चौधरी और दूध का दूध। एक दिन चाचा चौधरी कहीं जा रहे होते हैं। रघु, बर्तन में चाचा चौधरी क्या ले जा रहा है? डग्गू, ये तो पता नहीं, लेकिन चाचा चौधरी के पास जो चीज होती है अच्छी होती है। जाकर पता लगाओ कि उसमें क्या है। रघु चाचा चौधरी को आवाज देता है। चाचा चौधरी, बर्तन में क्या ले जा रहे हो? रघु, इसमें भूरी भैंस का दूध है। रघु दौड़ा दौड़ा वापस डग्गू के पास आता है। डग्गू, उसमें दूध है। दूध? वो पीना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कैसे पियोगे? डग्गू चाचा चौधरी की ओर दौड़ लगा देता है। देखते जाओ। चाचा चौधरी, मैं तुम्हारे घर से आ रहा हूँ। तुम्हारा फोन आया है, जल्दी करो। जब तक मैं फोन सुनकर आता हूँ, क्या तुम इसे अपने पास रख सकते हो? जरूर। चाचा चौधरी अपने घर की ओर दौड़ लगा देते हैं। घर के अंदर, भगवान, क्या मेरा फोन आया है? नहीं। चाचा चौधरी वापस चल देते हैं। चौधरी, बन गए ना उल्लू। मैंने ये दूध पीने के लिए झूठ कह दिया था कि तुम्हारा फोन आया है। लो, संभालो अपना खाली बर्तन। डग्गू, तुम्हें वह दूध नहीं पीना चाहिए था। उसमें ढेर सारी जुलाब की गोलियां गिर गई थी। मैं दूध को नदी में बहाने जा रहा था। टॉयलेट। चाचा चौधरी और गोबर सिंह की स्टेन गन। एक दिन डाकू गोबर सिंह और धमाका सिंह। गोबर सिंह, देखो मेरी नई स्टेन गन। इतना कहकर धमाका सिंह स्टेन गन का फायर ऑन कर देता है और दीवार का बुरा हाल हो जाता है। देखा उस दीवार का क्या हाल किया है? ये स्टेन गन एक साथ 50 गोलियां दागती है। इसे लो और चाचा चौधरी को लड़ाई के लिए ललकारो। अगर वह मान जाए तो ठीक है, नहीं तो 50 गोलियां एक साथ उसके पेट में उड़ेल दो। ये लो 50 कारतूस। वाह धमाका सिंह, ये सचमुच लाजवाब चीज है। इतना कहकर गोबर सिंह धमाका सिंह से वो स्टेन गन ले लेता है और चाचा चौधरी के घर की ओर चल देता है। चाचा चौधरी और डाकू गोबर सिंह। चाचा जी, वो आ गया गीदड़। चाचा चौधरी, साबू, मैं तुम दोनों को मुकाबले के लिए चैलेंज करता हूँ। या तो हार कबूल करो या इस 50 गोलियां एक साथ दागने वाली स्टेन गन का प्रहार सहने को तैयार हो जाओ। गोबर सिंह, ऐसे खिलौने हमने बच्चों के हाथों में बहुत देखे हैं। चौधरी, ये खिलौना नहीं, असली स्टेन गन है। इसका प्रहार देखना चाहते हो? देखो,
इतना कहकर गोबर सिंह एक खंबे पर स्टेन गन की गोलियां दाग देता है। खंबे के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जो हालत इस खंबे की हुई है वही तुम्हारी और साबू की होगी। बोलो, हार मानते हो या नहीं? नहीं गोबर सिंह, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। चलाओ गोली। गोबर सिंह चाचा चौधरी पर फायर कर देता है, लेकिन ट्रिगर दबाते ही अरे गोलियां खत्म। गोबर सिंह, लड़ाई स्टेन गन से नहीं अकल से जीती जाती है। तुमने सारी गोलियां उस खंबे पर खत्म कर दी। चाचा चौधरी और साबू गोबर सिंह को घर का रास्ता दिखाओ। साबू गोबर सिंह को हाथ में उठा लेता है। नहीं, मुझे छोड़ दो साबू। डाकू गोबर सिंह, अब हमारी बारी है। साबू गोबर सिंह को हवा में उछाल देता है और डाकू गोबर सिंह सीधा आकर धमाका सिंह के सामने गिरता है। आए? ओह, मेरी खोपड़ी टूट गई। चाचा चौधरी और गर्डर ट्रक पर। एक दिन शहर में। भटिंडा सिंह, क्या बात है, गुस्से में खड़े हो? रघु लोहे की गर्डर ट्रक द्वारा बम्बई भेजना चाहता था, परंतु अभी तक आया नहीं। मेरा तो समय हो गया, मैं चलता हूँ। तभी रघु गर्डर लेकर आ जाता है। ओह, भटिंडा सिंह गया। चाचा चौधरी और साबू उधर से गुजरते हैं। रघु, क्यों रो रहे हो? भटिंडा सिंह ट्रक लेकर चला गया। मेरी लोहे की गर्डर यहीं रह गई चाचा जी। तुम फिक्र ना करो, भटिंडा सिंह का ट्रक ज्यादा दूर नहीं गया होगा। साबू तुम्हारी गर्डर ट्रक पर पहुंचा देगा। साबू गर्डर को हाथ में उठा लेता है। अभी पहुंचती है ये उस ट्रक में। उधर भटिंडा सिंह, रुको। क्यों बाबू, क्या बात है? ट्रक क्यों रुकवाया? कहाँ जा रहे हो? बम्बई। मुझे ये क्रॉकरी भी बम्बई भेजनी है। जल्दी ट्रक पर लाद लो, अच्छे पैसे दूंगा। ठीक है। कुछ देर बाद सारी क्रॉकरी ट्रक पर लद जाती है। भटिंडा सिंह, सारी क्रॉकरी आ गई ट्रक में। इधर साबू गर्डर को उछाल देता है। रघु, ये गई तुम्हारी गर्डर, सीधी उस ट्रक पर पहुंचेगी। लोहे का गर्डर हवा में उड़ता हुआ जाता है। इधर वो आदमी, अब मैं ये फाटक बंद करता हूँ। तभी हवा में उड़ती हुई गर्डर सीधा आकर उसके सामान पर गिर जाती है और उसकी क्रॉकरी चूर चूर होकर सड़क पर बिखर जाती है। हाय मेरी क्रॉकरी! चाचा चौधरी और हाथी का व्यापार। संपत और चंपत एक दिन व्यापार करने निकले। भाई चंपत। हाँ भाई संपत। क्यों ना आज कुछ धंधा किया जाए? तभी उनकी नजर सामने से आते चाचा चौधरी और साबू पर पड़ती है। वह देखो संपत, चाचा चौधरी अपने हाथी के साथ आ रहा है। क्यों ना इसे बेवकूफ बनाकर इसका हाथी खरीद ले, बड़ा फायदा होगा। ठीक है। क्यों चौधरी, अपना पिल्ला बेचोगे? है, कौन सा पिल्ला? मेरे पास तो कोई पिल्ला नहीं। चौधरी, जिसे तुम हाथी कहते हो, हमारी नजर में एक पिल्ले से ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम खानदानी व्यापारी जो ठहरे। अच्छा, ऐसी बात है तो इसे तुम ले लो। बोलो, कितने दाम दे सकते हो इस पिल्ले के? 2.5 रुपए। अरे, तुमने बहुत ज्यादा दाम लगा दिए। मंजूर है, हैं? लाओ, निकालो। संपत और चंपत चाचा चौधरी का हाथी 2.5 रुपए में खरीद कर चल देते हैं। वाह संपत, आज तुमने चौधरी को खूब उल्लू बनाया। इसे हम 1 लाख का बेचेंगे और ढेर सारा मुनाफा कमाएंगे।
इधर साबू। चाचा जी, आपने ये क्या किया? 1 लाख रुपए का हाथी सिर्फ 250 रुपए में बेच दिया। फिक्र मत करो साबू, ऐसे मस्खरों से मेरा रोज पाला पड़ता है। देखना, शाम होने से पहले हमारा हाथी हमारे पास लौट आएगा। इधर चंपत और संपत। भाई चंपत, यहाँ तो अच्छी खासी भीड़ है। यहाँ अपना हाथी अच्छे दामों में बिक जाएगा। तुम ठीक कहते हो, मैं कोशिश करता हूँ। लीजिए जनाब, पेश है राजा महाराजाओं की सवारी, जिस पर कभी शहंशाह अकबर बैठा करते थे। बिकाऊ है, 1,00,000 रुपए से कम का हम नहीं बेचेंगे। जो इसके ज्यादा दाम लगाएगा, ये हाथी उसी का हो जाएगा। भीड़ में खड़े लोग हंसने लगते हैं। हा हा हा, अरे भाई, राजा महाराजाओं का जमाना गया। इतनी महंगाई में रोटी खाने को तो नहीं मिलती, इसे कौन खिलाएगा? 1,00,000 का हाथी खरीदने के बजाय इतने ही दामों में 100 मील की रफ्तार वाली बढ़िया सी कार आ जाएगी मेरे भाई। भीड़ उन दोनों का मजाक उड़ाकर वहां से चल देती है। चलो भाइयों, चलो 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 चलो। हैं? वो तो सब चले गए, हमारे हाथी का कोई खरीदार नहीं। मारे गए, लगता है इस धंधे में घाटा होगा। तभी वो दोनों चौंक जाते हैं। अरे, अपना हाथी कहाँ चला गया? वो देखो, नदी किनारे पानी पी रहा है। वह जरूर प्यासा होगा। हाथी को शरारत सूझती है। वह सूंड में पानी भरकर चंपत संपत पर फेंकता है। ओह, ये क्या? कमबख्त ने हमें सारा गीला कर दिया। अजीब मुसीबत है ये हाथी। थोड़ी देर के बाद, भाई संपत, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। मुझे भी। चलो घर चलें, पहले खाना खाएं। दोनों हाथी पर सवार होकर अपने घर की ओर चल देते हैं। वाह, घर जाने के लिए शाही सवारी तो मिल गई है, वरना बस में पैसे खर्चने पड़ते और भीड़ में धक्के खाते, वो अलग। वे घर जाकर खाना खाने बैठते हैं। वाह, ये हलवा पूड़ी, क्या मजेदार खुशबू आ रही है। वाह, मसालेदार कचौड़ियाँ और ये रायता। तभी हाथी उनकी थाली में सूंड मारता है। अर्र, मेरी कचौड़ियाँ और रायता। हाथी चंपत का सारा खाना एक ही बार में खा जाता है। अर्र, वो मेरी थाली भी उठा ले गया। हाय मेरी पूड़ियाँ और बादाम का हलवा। असल में हम दोनों बेवकूफ हैं। इस हाथी को भूख लगी है, पहले इसे खिला लेना चाहिए, फिर खुद खाएंगे। लेकिन इसे खिलाने में तो सैकड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे। दोनों हाथी को लेकर चल देते हैं। अरे नहीं संपत, हम इसे शहर के बाहर किसी खेत में ले जाते हैं। वहाँ ये पेट भर खाएगा, फिर हम जो भी खाएंगे ये हमसे छीनेगा नहीं। वाह, अच्छी योजना है, आओ चले। दूर खेतों में जाकर, जा भाई हाथी, जो भी चीज अच्छी लगे खेत में जाकर खा ले। हम यहीं खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाथी खेत में घुसकर खड़ी फसल को खाना शुरू कर देता है। तभी खेत के मालिक आ जाते हैं। छज्जो भाई, देखो, एक हाथी हमारी फसल को बर्बाद कर रहा है। मैं अभी लाठियों से उसे खदेड़ देता हूँ। नहीं, हाथी लाठियों से नहीं भागेगा। जंगली जानवर आग से बहुत डरते हैं। मैं उसे अभी भगाता हूँ। आग की मशाल देखकर हाथी घबरा जाता है। फसल खाने की मैं तुझे अच्छी सजा दूंगा। आग को देखकर हाथी बेतहाशा भागता है। मैं इसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि फिर कभी ये इधर आने का नाम नहीं लेगा। छज्जो भाई, इसे दूर तक खदेड़ाओ। इधर चंपत संपत, अबे चंपत, हमारा हाथी भागा जा रहा है। पकड़ो, वो हाथ से निकल गया तो 2.5 रुपए का नुकसान हो जाएगा। वो दोनों हाथी के पीछे दौड़ पड़ते हैं। अरे चंपत, ये हाथी तो शहर की तरफ भाग रहा है। अरे, अगर वो शहर में घुस गया तो बड़ा बवंडर मचाएगा। इससे पहले उसे काबू में लाना जरूरी है। लेकिन हाथी शहर में घुस जाता है और तोड़फोड़ शुरू कर देता है। हाय, मेरे सारे सेब हाथी ने कुचल डाले।
एकाएक हाथी मिट्टू हलवाई की दुकान की ओर दौड़ जाता है। अरे बाप रे, पकड़ो पकड़ो। हाथी हलवाई का बोर्ड उखाड़ देता है। ओह, ये क्या? अरे ये हाथी मिट्टू हलवाई की दुकान को तोड़ रहा है। हाय, मेरे लड्डू, रसगुल्ले, समोसे, बर्फी, गुलाब जामुन, जलेबियां, सारी मिठाई हाथी खाए जा रहा है। कोई बचाओ। तभी संपत चंपत आकर उसे पकड़ लेते हैं। ये रहा भाई चंपत, आखिर हमने अपना हाथी पकड़ ही लिया। तो ये हाथी आपका है? जी हाँ, कोई ऐतराज? जी नहीं, सिर्फ उसने जो मेरी मिठाई खाई है उसका ये 2000 का बिल, मेरे सेब जो इसने कुचले उसका ये 500 का बिल, और हमारे खेत का 1500 रुपए का बिल। मारे गए भाई संपत, अब क्या करें? इस कमबख्त हाथी ने तो हमें बड़ी मुसीबत में डाल दिया। बिल के पैसे तो देने ही पड़ेंगे भाई, नहीं तो ये लोग मार मार कर हमारा कचूमर निकाल देंगे। चंपत संपत बिलों के पैसे चुका देते हैं। ये हाथी हमसे नहीं संभाला जाएगा, इससे किस तरह पीछा छुड़ाया जाए? बस एक ही तरीका है। मैं समझ गया संपत। दोनों चाचा चौधरी के पास आते हैं। चाचा जी, हमें माफ कर दो और अपना हाथी वापस ले लो। पर मैं तुम्हारे 2.5 रुपए नहीं लौटाऊंगा। मंजूर। देखा साबू, मैं ना कहता था कि हाथी वापस आएगा। चाचा चौधरी और जासूसी जहाज। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। चाचा जी, देखिए मेरा बेटा कितनी छोटी उम्र में ही संगीतकार बन गया। अच्छा बेटा, तुम क्या बजाते हो? ट्रांजिस्टर। बच्चे का जवाब सुनकर साबू जोर से हंस पड़ा। तभी साबू के सिर के ऊपर से एक हवाई जहाज गुजरा। ओह, तभी एक अधिकारी भागता हुआ आता है। चाचा जी, आपने इधर से कोई जहाज गुजरता देखा है? हाँ, एक देखा तो था। वह विदेशी जासूस का जहाज है। वह हमारे देश के फौजी ठिकानों के फोटो लेने आता है। अच्छा, तब तो उसे पकड़ना चाहिए। वह बहुत ही आधुनिक किस्म का जहाज है। हमारे जहाज जब तक उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, वह भागकर हमारी सीमा से पार हो जाता है। चिंता मत करो ऑफिसर, अब वह भागकर नहीं जा सकेगा। इस देश की रक्षा करना सिर्फ आपका ही नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। चल भाई साबू। साबू उठ खड़ा होता है। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। जासूसी जहाज फिर से आता दिखाई देता है। साबू, संभाल कर, उसकी रफ्तार बड़ी तेज है। लेकिन साबू उस जहाज को पकड़ लेता है। फिक्र मत करो चाचा जी, मेरे बाजुओं में काफी ताकत है। अरे वाह साबू, तूने तो उसे ऐसे लपक लिया जैसे वह क्रिकेट की गेंद हो। साबू जहाज को नीचे रख देता है। लो, अब मैं इसे आपके हवाले करता हूँ। जासूस को जहाज से बाहर निकाला जाता है। चाचा जी, हमने इससे फिल्म की रील निकलवा ली है। ठीक है, अब आप इसे जेल की हवा खिलाओ। तब तक मैं साबू के लिए कुछ खाने पीने का प्रबंध करता हूँ। चाचा चौधरी और चाची की मेहंदी। एक दिन साबू घबराया हुआ सा चाचा चौधरी के पास आया। चाचा जी, मेरा सिर चकरा रहा है, पसीना छूट रहा है और दिल घबरा रहा है। चाची ये सुनकर घबरा गई। ओह, मेरे साबू को पता नहीं क्या हो गया है। भगवान, घबराने की कोई बात नहीं। कड़ी धूप में काम करने से साबू को लू लग गई है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है।
मेहंदी घोलकर साबू को दो। इसका वो अपने सिर पर लेप करेगा। इससे इसके सर में ठंडक पहुंचेगी। और बादाम का शरबत घोलकर उसे दो। पीने से दिमाग में तरावट आएगी और दिल की घबराहट दूर होगी। ये सुनकर चाची मुस्कुरा देती है और घर के अंदर चल देती है। मैं अभी ये दोनों चीजें बनाती हूँ और तुम्हें आवाज देती हूँ। चाचा चौधरी साबू को लेकर एक पेड़ की तरफ चल देते हैं। आओ साबू, तब तक हम उस पेड़ की छाया में बैठें। घर के पिछवाड़े में दो बदमाश। फड़कू, मैंने अभी सुना है कि चाचा चौधरी ने चाची को बादाम का शरबत बनाने का आदेश दिया है। दड़कू, लेकिन उसे पीने तू अंदर कैसे जाएगा? वह पीछे की दीवार का रोशनदान जो है उसके पास खड़ा हो जाता हूँ और मौका मिलते ही अंदर कूद जाऊंगा। फड़कू और दड़कू पिछवाड़े की खिड़की के पास। अरे दड़कू, मैं मर गया, तेरा भार बहुत है। दड़कू रोशनदान से अंदर झांकता है। ये तो हो गया, अब साबू को बुला लाऊं। चाची साबू को बुलाने के लिए बाहर चल देती है। यही मौका है अंदर कूदने का। दड़कू रोशनदान से अंदर छलांग लगा देता है और सीधा उस बर्तन में गिर पड़ता है। ओह! चाचा चौधरी साबू और चाची। मुझे मेहंदी के घोल से निकालो। आए, चाचा चौधरी और पासा पलटा। एक दिन डाको गोबर सिंह और धमाका सिंह। धमाका सिंह, ये पानी क्यों उबाल रहे हो? सरदार, चाचा चौधरी के लिए वो हमारे दाव से हमेशा बचकर निकल जाता है। इस बार मैंने ऐसी चाल सोची है कि चाचा चौधरी को नानी याद आ जाए। जब वह रात को सोया होगा, ये उबलता हुआ पानी उस पर उड़ेल देंगे। हैं? वाह धमाका सिंह, इस बार तुमने सचमुच धमाका मारा है। तारीफ के लिए शुक्रिया। दोनों मिलकर उस उबलते पानी को एक बड़ी सी देगची में खाली कर लेते हैं। ये उबलता हुआ पानी इस प्लास्टिक के बर्तन में डाल दो और उस बर्तन को अपने सर पर उठाए वो चाचा चौधरी के घर की ओर चल देते हैं। आओ आज चलें चाचा चौधरी को मजा चखाने। उधर चाचा चौधरी, वाह बाहर बड़ा अच्छा मौसम है, क्यों ना आज खुली हवा में सोया जाए। चाचा जी, मैं आज बगीचे में जाकर सोता हूँ। वहाँ फूलों की भीनी भीनी खुशबू में अच्छी नींद आएगी। कुछ ही देर में चाचा चौधरी गहरी नींद में सो जाते हैं। तभी धमाका सिंह और गोबर सिंह वहां आते हैं। लो सरदार, इसे ठिकाने लगाने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। इससे पहले कि वह हमें चकमा दे जाए, उबलता हुआ पानी उड़ेल दो। डाकू गोबर सिंह चाचा चौधरी की ओर बढ़ता है, लेकिन गलती से उसका पांव रॉकेट की पूंछ पर पड़ जाता है और रॉकेट पलटकर उनके ऊपर झपट पड़ता है। उन दोनों के लाए बर्तन का उबलता पानी उन्हीं के ऊपर गिर पड़ता है। हाय, मर गए। कुछ देर के बाद धमाका सिंह और गोबर सिंह डॉक्टर के पास। गोबर सिंह, क्या पुलिस से मुठभेड़ हो गई? नहीं डॉक्टर साहब, उबलता हुआ पानी गिरने से मेरे सारे जिस्म में फफोले पड़ गए हैं। हाय हाय। चाचा चौधरी और टिक टिक। शहर के एक कोने में। जानते हो हम हिंदुस्तान किस लिए आए हैं? तोड़ फोड़ करने। ठीक, आज हम पार्लियामेंट हाउस को उड़ाएंगे। पर कैसे? हमारे बॉस ने टाइम बम अपनी घड़ी से 5 बजे पर सेट करके दिया है।
हम इस टाइम बम को चुपके से पार्लियामेंट बिल्डिंग पर रख देंगे। 5 बजते ही यह फट जाएगा। पर बॉस हमें घड़ी देना भूल गया। हमें कैसे पता चलेगा कि अब क्या समय है? घड़ी तो हम किसी से भी छीन लेंगे। दीवार के पीछे चाचा चौधरी और साबू उन दोनों की बातें सुन लेते हैं। हैं? चाचा जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? साबू, ये कोई विदेशी जासूस लगते हैं जिनको यहाँ भारतीय संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के लिए भेजा गया है। तो इससे पहले कि वे हमारे देश को कोई नुकसान पहुँचाए, क्यों ना मैं उनकी गर्दन मरोड़ दूं? नहीं साबू, उनके पास घातक हथियार है। हमारी ये घड़ी उनको सबक सिखा सकती है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। क्या घड़ी भी कोई हथियार है? कभी कभी हथियार से भी ज्यादा। आओ देखो। चाचा चौधरी और वो दोनों बदमाश। किधर जाते हो? घड़ी इधर दो। वो दोनों बदमाश चाचा चौधरी से घड़ी हथियाकर पार्लियामेंट हाउस की ओर चल देते हैं। आओ अब बम रखें। कुछ देर के बाद 5 बज गए, पर अभी तक टाइम बम नहीं फटा। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आओ देखें बम में क्या कमी रह गई। दोनों बम को उठाकर वहां से चल देते हैं। यहाँ से दूर ले चलो, कहीं कोई हमें देख न ले। एक सुनसान जगह पर पहुंचकर यहाँ तभी वो बम उनके हाथों में फट जाता है और बदमाश धराशायी हो जाते हैं। इन्हें पकड़कर अंदर बंद कर दो। चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, पार्लियामेंट पर बम क्यों नहीं फटा? साबू, दरअसल मैंने घड़ी को 15 मिनट आगे कर दिया था। पार्लियामेंट से जब उन्होंने टाइम बम उठाया तो हकीकत में 4:45 बजे थे।